जहां एक माँ अपनी बेटी को अपने आंगन में ही दफनाती है कि जब स्टैक पैदा हो रहा था तो वो पेल्विस में अपनी माँ के, तो मैरी की माँ उसको बचाती है और दोनों को रेस करती है। वेलकम टू आवर चैनल मूवी रिव्यू। सुबह शाम आप कह रहे होंगे आज सुबह कहाँ है, तो सुबह एक फिल्म देख रही हैं ताकि उसका रिव्यू आपके लिए लाएं। हम आपके लिए सिर्फ मूवीज़ देखते रहते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना नौकरी करते हैं। आपकी मोहब्बत में हम सिर्फ एंटरटेनमेंट आपके लिए लाना चाहते हैं। अब आपको आज मैं अकेला रिव्यू देने वाला हूँ। मूवी है सिनर्स, जो कि हॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म है। इस फिल्म को आप अगर देखें OTT पे या थिएटर में तो मजा आएगा। आज मैं उसी की समरी और रिव्यू आपके सामने पेश करूंगा। क्या कभी आपने ऐसी मूवी देखी है जो हॉरर हो मगर हॉरर नहीं हो, जो मज़ाहिया फिल्म हो मगर मज़ाहिया नहीं हो, जो रोमांटिक हो मगर रोमांटिक नहीं हो? मैंने ये सब बातें आपको क्यों कहीं, क्योंकि इस फिल्म का पर्पस ये है ही नहीं। इस फिल्म का पर्पस है आपको हिस्ट्री की तरफ ले जाना। We've been gone a long time. We back now. जिसको आप ब्लैक हिस्ट्री कह सकते हैं या कुछ भी कहें। तो ये फिल्म आपको लगती तो हॉरर है, लेकिन हॉरर इसका सिर्फ एक छोटा सा पीस है, लेकिन आपको इसमें बहुत कुछ पता चलेगा। पूरे 2.5 घंटे की फिल्म है। तो आइए शुरू करते हैं इस फिल्म का समरी और रिव्यू। इस फिल्म की टाइमलाइन को देखना जरूरी है। ये 1932 का टाइम बता रहा है, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो चुकी है, जिसका ईयर है 1918। 14 ईयर्स गुजर चुके हैं जंग अजीम को ख़त्म हुए हुए। तो क्या जंग अजीम के बाद दुनिया में खुशहाली आ गई? नहीं। हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, गुर्बत बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ चुकी है। तो आपको ये टाइम इसलिए इस फिल्म का रखा गया है। और ग्रेट डिप्रेशन चल रहा है, जो कि 1929 को शुरू हुआ था। तो इसके 4 साल का बाद का वक्त दिखा रहे हैं। तो पूरी दुनिया में ग्लोबल फिनोमिना है और वो है ग्रेट डिप्रेशन का। स्लेवरी ख़त्म हो चुकी है यूएसए में 1865 को। आपको मालूम होगा कि 13 अमेंडमेंट के तहत स्लेवरी ख़त्म हो गई थी। तो आपको ये सारा टाइम रखना है फिल्म में। इस फिल्म में कैरेक्टराइजेशन पे जो टाइम लगाया गया वो शुरू के 45 मिनट्स में आपको लव्स वैम्पायर सुनने को मिलेगा ही नहीं। ये मैं आपको आगे जाके बताऊंगा ऐसा क्यों है। तो जिसको कहते हैं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट, वो आपको इसको देख के मज़ा आ जाएगा। इस कहानी में जहां एक माँ अपनी बेटी को अपने आंगन में ही दफनाती है, और जब उसका बाप पहले जंगी अजीम से लड़के आता है और फूल रखता है कब्र पर, तो जो उस कब्र पे फूल का बोझ है उसको आप अपने दिल पर भी महसूस करेंगे। इस फिल्म को मैं 4 हिस्सों में बांट सकता हूं। एक टाइमलाइन जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि 1932 का साल क्यों अहम है। दूसरा इसकी कैरेक्टराइजेशन, और तीसरा इसका हिडन मैसेजेस। इस फिल्म के हिडन मैसेजेस क्या हैं? आपको ये लगती तो हॉरर है, लेकिन ये हॉरर सिर्फ नाम की है। और इसका चौथा है अमेजिंग म्यूजिक। ऐसे सॉन्ग सुनने को मिलेंगे कि आपको मजा आएगा। आ जाएं इसकी फिल्म की कैरेक्टराइजेशन पे देखते हैं। इस फिल्म के 2 मरकजी कैरेक्टर हैं, ट्विन ब्रदर्स हैं। एक का नाम स्मोक है, जो कि बहुत अग्रेसिव है, उसके सामने जो भी आता है उससे फाइट करता है। और दूसरा ट्विन ब्रदर है स्टैक। अपने नाम के हिसाब से वो स्टैक करना जानता है, जमा करना जानता है, और उसके पास गिफ्ट ऑफ गैप या आर्ट ऑफ नेगोशिएशन है। तो 2 भाई एक साथ बॉर्न हुए हैं, लेकिन दोनों की पर्सनैलिटी डिफरेंट है। एक की गर्लफ्रेंड वाइट है, दूसरे की गर्लफ्रेंड ब्लैक है। और एक और बात इसमें गौर करें कि इन दोनों भाइयों का एक गोल है, और वो है कि उन्होंने बहुत सारा शिकागो में पैसा बना लिया है और अपने टाउन आते हैं जो ब्लैक टाउन है, काले लोग रहते हैं। और जंग अजीम में जो वेटरन हैं यानी फौजी रह चुके हैं, तो उनको लड़ना भी आ गया। तो वो इन पैसों से अपना बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं, मगर उनके लिए एक बड़ा डेंजर वेट कर रहा है। यही इस फिल्म का आपको एंड में दिखाई देता है कि वो क्या उनके साथ होने वाला है। एनीवेज, दूसरा कैरेक्टर इसमें एक मैरी है, जो कि गोरी लड़की है, मगर उसकी वाइट स्किन की वजह से वो कंफ्यूज है। ना वो अपने आप को ब्लैक कम्युनिटी में एडजस्ट कर पा रही है, ना वाइट में, क्योंकि उसका एक पेरेंट ब्लैक है। तो आप देखें कि वाइट स्किन या ब्लैक स्किन या ब्राउन स्किन आपकी लाइफ में डिसीजन मेकिंग में कितना इंपॉर्टेंट होता है। तो उस मैरी के जो पेरेंट्स हैं उनका कनेक्शन दिखाया गया है इन ट्विन ब्रदर से, कि जब स्टैक पैदा हो रहा था तो वो पेल्विस में अपनी माँ के, तो मैरी की माँ उसको बचाती है और दोनों को रेस करती है। और मैरी का जो बाप है वो इस बात पे अपने उन दोनों ट्विन ब्रदर से हेट करता है। तो कैरेक्टराइजेशन इतनी ज़बरदस्त है कि कैरेक्टर को पूरा टाइम दिया गया है। क्यों दी गई है कैरेक्टराइजेशन? क्योंकि आपको इनकी डिफरेंट लाइफ स्ट्रगल पता चलती है। एक अच्छी फिल्म इसी तरह होती है कि आपको बताया जाता है कि उसके पीछे ऐसा है तो क्यों है। एक कैरेक्टर
एनी का है, जो कि जादू टोना करती है और भूत प्रेत इसको पसंद नहीं है, वैम्पायर पसंद नहीं है और वो बहुत रिलीजियस दिखाई है। सैमी जो कि कंफ्यूज है, वो बाइबल भी पढ़ता है और म्यूजिक भी जबरदस्त किस्म का परफॉर्म करता है, तो वो कंफ्यूज है कल्चर में और चर्च में। सैमी का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दोनों भाइयों का कजन है। इसमें पास्टर का भी एक कैरेक्टर है जो कि सिर्फ ज्ञान बांटता रहता है और फील्ड में काम नहीं करता है और उसको कोई काम से लेना देना नहीं। जो मजदूरी करते हैं वो बेचारे दूसरे गरीब ब्लैक कर रहे हैं। अब आ जाते हैं फिल्म के हिडन मैसेजेस पर। अब दोनों ट्विन ब्रदर्स का प्लान क्या है कि वो एक ज़मीन खरीदना चाहते हैं अपने टाउन में और वो खरीदेंगे वाइट आयरिश सुपरमिस्ट से। वो वाइट सुपरमिस्ट है, ठीक है, उससे ज़मीन खरीदेंगे और वाइट सुपरमिस्ट जो है वो उसका प्लान कुछ और है कि मैं इनको पैसे ले लूँगा, ज़मीन बेच दूंगा और सुबह आकर इन सबको कत्ल कर दूंगा। इसलिए वो बोलता है कि ग्रैंड ओपनिंग ग्रैंड क्लोजिंग। दूसरा इसका बड़ा विलन है वैम्पायर। आप समझेंगे आम ब्लड सक करने वाला आम ड्रोना वैम्पायर है, लेकिन इस वैम्पायर को पेश किया है एज ए कॉलोनाइजर कि किस तरह से गोरे लोगों ने पूरी दुनिया में जो कॉलोनीज बनाई थी और चाहे वो ब्लैक हों चाहे वो एशियन हों, उनके एसेट्स पर, उनकी लैंड पर कब्जा किया था। वो वैम्पायर इस फिल्म में दिखाए गए हैं, तो आपको अलग ही हॉरर से ज़्यादा उसकी हिस्ट्री पर मज़ा आता है। इस फिल्म में बहुत सारे डॉगमास या स्पिरिचुअल आइडियाज़ को डिस्कस किया गया है। मसलन क्रिश्चियनिटी को डिस्कस किया गया है, वाइट सुपरमिस्ट को डिस्कस किया गया है। जो वैम्पायर हैं वो पेगनिज्म पर बिलीव करते हैं, यानी वो काफिर आप उनको कह लें, उसको देखा गया है। और इसके अलावा जो जादू टोना है ये दिखाया गया है, या फिर जो नेटिव अमेरिकन हैं वो भी एक तरह के डॉगमेटिक हैं और वो समझते हैं वैम्पायर उन पर कब्जा कर रहा है। वो वैम्पायर बेसिकली कॉलोनाइजर है। इसमें यह भी बताया गया है कि पहला जो स्लेव लाया गया था यूएसए में वो ब्लैक नहीं बल्कि वाइट था, और जो ब्रिटिश कैथोलिक लोग थे उन्होंने आयरिश पे बहुत जुल्म किया था। क्रिश्चियनिटी को यहाँ पे एक टूल दिखाया गया किस तरह से वो कंट्रोल करती है। तो ये फिल्म बेसिकली एंटी क्रिश्चियन और एंटी वाइट है। तो आपको ये हॉरर सिर्फ नाम की फिल्म है, बल्कि आपको मजा आएगा कि आपको इतनी सारी हिस्ट्री सुनने को और देखने को मिलेगी। तो जो वाइट आयरिश स्लेव थे उनकी टेम्परेरी थी स्लेवरी, लेकिन जो ब्लैक थे उनकी परमानेंट स्लेवरी थी, जो आज भी हम देखते हैं कि एक साइकिल है अब्यूज़ का। इसलिए ब्लैक लोग ना अमीर हो पाते हैं ना इतनी तालीम हासिल कर पाते हैं। इस फिल्म में ये मौजू दिखाया गया है। एक और इसमें चाइनीज़ कपल दिखाया गया है जो कि कन्विंस हो जाता है स्टैक से कि वो उस रात जो ज़मीन खरीद के म्यूज़िक शो करेंगे और पैसा बनाएंगे, अपने काल लोगों को फ़ायदा देंगे। लेकिन जो ग्रॉसरी स्टोर चला रहे हैं चाइनीज़, उनकी अपनी ज़मीन नहीं है। तो वहाँ पर जब स्लेवरी ख़त्म हुई तो गोरों को चाइनीज़ लोग काम करने के लिए चाहिए थे। तो चाइनीज़ इमिग्रेंट आए, जिनको डेल्टा मिसिसिपी इमिग्रेंट्स कहा जाता है। वो ग्रॉसरी की शॉप्स खोल सकते थे, लैंड पे काम कर सकते थे, लेकिन बाय नहीं कर सकते थे। और वो सोचते थे कि हम चाइना पैसा बना के भेजेंगे, लेकिन उनकी इतनी इनकम ही नहीं थी, जो आज भी हमें एक हार्ड कोर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में नज़र आता है कि आपकी इतनी सेविंग हो ही नहीं पाती हैं। अब हम आते हैं कि जब आखिर में वैम्पायर हमला करेंगे तो एनी को वो मार देगा। क्यों मार देगा स्मोक? क्योंकि एनी को वैम्पायर से नफरत है और वो वैम्पायर बनना चाहती नहीं है। दूसरा जो स्टैक है उसको नहीं मारेगा, इसकी भी वजह आप फिल्म में जानेंगे उसको क्यों नहीं मारा है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, हालांकि मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि सारी समरी बताऊं, ताकि ये इंग्लिश फिल्म है तो आपको देखने में मजा आएगा जब आपको स्टोरी पता चलेगी। दोस्तों, इसमें चर्च को दिखाया गया एक तरफ वो सैल्वेशन है, दूसरी तरफ ऑपरेशन है कि लोगों किस तरह से बगावत पे रोकता है कि तुम्हारा सारे मसले गॉड सॉल्व कर देगा। इस फिल्म के म्यूजिक पर आते हैं। आपको म्यूजिक सुनने में बहुत मजा आता है कि इसमें एनी एक सॉन्ग गाती है। ये स्लेवरी और कैपिटलिज्म के बाद जो सिविल राइट्स मूवमेंट चली थी तो उसमें जो गाना गाती है वो इसी सिविल राइट्स में मशहूर हुआ था, मगर वो इस फिल्म में बता रही है। तो आपको इसमें सॉन्ग्स के पीछे मीनिंग्स भी नजर आते हैं। और इस फिल्म में एक पर्लिन का भी कैरेक्टर है जो मैरिड है, लेकिन वो उसको सैमिन का म्यूजिक अच्छा लगता है तो उसको छोड़ के उसके पास आ जाती है। तो इस फिल्म का सिनर्स नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें शादीशुदा औरतें कहीं और फ्लर्ट कर रही हैं तो वो सारी सिनर्स हैं। इसमें हर शख्स सिनर है, जो म्यूजिक कर रहा है वो भी सिनर है, जो वाइट की बात नहीं मान रहा वो भी सिनर है। तो इस फिल्म का नाम सिनर्स की रीज़न यही है कि जो टैबूज हैं उनसे जो टक्कर लेता है वो सिनर ही कहलाता है। मैं इस फिल्म का कंक्लूजन देता हूं कि इसको हॉरर मत समझें, ह्यूमरस मत समझें। इस फिल्म को आप गले लगाकर देखें, दिल लगाकर देखें कि इस फिल्म में क्या मैसेजेस दिए गए हैं कि एक तरफ वाइट सुपरमिस्ट हैं आयरिश और एक वैम्पायर हैं जो कॉलोनाइजर की शक्ल में किस तरह से ब्लैक लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। इस पूरी स्टोरी में अगर आपको कोई बात अच्छी लगी या बुरी लगी तो कमेंट में बताइएगा। फिल्म ज़रूर देखिएगा अगर नहीं देखी है, और इसी के साथ लाइक करना शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, हो गया। अब इसको बंद कर दो, इसकी एडिटिंग में मुझे थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मूवी रिव्यू सुबह दोबारा से। तो 14 साल खता एक अलग से पूरी ग्लोबल फिनोमेना, पूरी दुनिया में ग्लोबल फिनोमेना